अस्सलाम वालेकुम बेटा। आप लोगों की सबकी डिमांड्स पर, आप लोगों की सबकी रिक्वेस्ट पर मैंने कोशिश की है कि कुछ यूट्यूब वीडियोस आप तक पहुंचाई जाएं। और जैसा कि पता ही है आपको, मेरा नाम नुमान ख़ान है और ज़ूलॉजी के लिए लेक्चरर हूँ मैं कासमा डिग्री कॉलेज में। इसके अलावा आपके पास भी डिफरेंट सिटीज़ में भी पढ़ाने का एक्सपीरियंस है। तो बेटा, विदाउट वेस्टिंग टाइम हम सारी चीज़ों को बाद में डिस्कस करते ही हैं और रेगुलर बेसिस पर आप जानते ही हैं, और जो नहीं भी जानते उनके बारे में भी, उनके लिए भी ये वीडियोस काम आएंगी। तो आज हम जो स्टार्ट ले रहे हैं हमारे सेकेंड ईयर के ज़ूलॉजी से, तो उसमें अगर हम देखें तो पहला चैप्टर हमारे पास सपोर्ट एंड मूवमेंट। इससे पहले होम्योस्टेसिस भी है, उसकी वीडियोस मैं बाद में आपको भेजूँगा। फ़िलहाल ये इन चैप्टर्स को मैं कवर करने की कोशिश करूँगा जो हमारे एंट्रेंस टेस्ट में होते हैं, और उनकी वीडियोस आप तक पहुँचाई जाएंगी। कोशिश की जाएगी बेटा कि इनसे रिलेटेड जो भी नोट्स हैं, एमसीक्यूज़ हैं, जो भी टॉपिक वाइज चीज़ें आप तक पहुँचाई जाएँ। तो स्टार्ट करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो चैप्टर है हमारा सपोर्ट एंड मूवमेंट, और इस चैप्टर में बेटा हमें पढ़ने को मिलेगा ह्यूमन स्केलेटन, डिसऑर्डर्स मिलेंगे स्केलेटन से रिलेटेड, मसल से रिलेटेड डिसऑर्डर्स, और बहुत कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशंस के साथ। तो लेट्स स्टार्ट। तो बेटा यहाँ सबसे पहले हमारे पास जो टॉपिक नज़र आता है हमें, वो हमारी बुक का ह्यूमन स्केलेटन। अब स्केलेटन्स जो हैं हमारी, वो किस लिए पाई जाती हैं हमारे पास? ह्यूमन स्केलेटन एक्ट्स एज अ फ्रेमवर्क ऑफ द बॉडी। फ्रेमवर्क है बॉडी का ये, और ये आपके पास इसीलिए कहलाती हैं एंडो स्केलेटन्स, क्योंकि ये इंटरनल स्ट्रक्चर्स होती हैं। अब कुछ एनिमल्स को अगर हम बात करें, जैसे कि बेटा आपके आर्थ्रोपोड्स हैं, उनके पास आपको एक्सोस्केलेटन्स मिलती हैं, आउटर स्केलेटन्स हैं, इनर बॉडी पार्ट्स। हमारे पास अगर देखें तो इंटरनल फ्रेमवर्क की शक्ल में ये एंडोस्केलेटन्स हैं, और जिनके बारे में बताया जा रहा है आपको बोन्स और कार्टिलेजेस। शेप भी देंगी, बॉडी सेल्स बनाने का काम करते हैं। अब देखिए यहाँ हमारी बुक एक लाइन लिख रही है कि जो ब्लड सेल्स हैं ये रेड बोन मेरो से बनते हैं। किस तरह से, हम इसको आगे देखेंगे कि इसमें कुछ थोड़ी सी कन्फ्लिक्ट है हमारे पास, वो हम देखेंगे कि क्या कन्फ्लिक्ट है। देन प्रोटेक्शन ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स, स्टोर मिनरल्स। अब बायो की ब्रांच या मेडिकल साइंस की ब्रांच दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ ह्यूमन बोन्स इज कॉल्ड एज ऑस्टियोलॉजी। Bones or muscles are attached to form a well-coordinated musculoskeletal system। तो एक्चुअली बेटा इस चैप्टर को नाम अगर हम मेडिकल के हवाले से रखना चाहें तो इट विल बी मस्क्यूलोस्केलेटल सिस्टम। ह्यूमन हैव अराउंड 300 बोन्स। हम 300 या इससे भी ज़्यादा बोन्स रखते हैं जब हमारी बर्थ होती है, बट एडल्ट्स में ये 206 रिड्यूस हो जाता है। तो बाकी बोन्स कहाँ चली गई हमारी? अप्रॉक्सीमेट 100 बोन्स। तो एक्चुअली ये है बेटा कि हमारी जो बोन्स हैं बर्थ के वक्त कुछ सेपरेट होती हैं, और बर्थ के बाद कंबाइन होकर सिंगल बोन बन जाती हैं। तो ऐसी बहुत सारी बोन्स हमें देखने को मिलेंगी। आगे हम वर्टिब्रल कॉलम को देखेंगे तो वहाँ भी आपको देखने को मिलेगा कि किस तरह से आपका वर्टिब्रल कॉलम भी ज्वाइन होकर रिड्यूस हो जाता है, नंबर बोन्स को कम करता है। इसी तरह पेल्विक बोन्स भी हमारे पास ऐसी ही बोन्स हैं। तो आगे बढ़ते हैं हम, तो हमें मिलेगा बेटा स्ट्रक्चर ऑफ बोन। काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक लिखा है हमारी बुक ने, और बहुत अच्छा लिखा है। तो देखते हैं कुछ चीज़ें यहाँ पर कन्फ्लिक्टेड हैं, उसको क्लियर करते हैं। ओवरऑल बताते चलो बेटा, हमारी जो पूरी बॉडी का वेट है 18% स्केलेटन का वेट होता है। 18% स्केलेटन का वेट होता है। और बोन्स जो हैं हमारी, ये बता रहे हैं हमें द टफेस्ट लिविंग स्ट्रक्चर्स इज कम्पोज ऑफ डिफरेंट सेल्स। बहुत सारे सेल्स जैसे बना रहे होते हैं, देखेंगे उन सारे सेल्स को भी। स्केलेटल्स के जो बोन हैं वो साइज में, सॉरी बोन्स जो हैं स्केलेटल सिस्टम की, बोन्स में सेल्स कह रहा था, बोन्स ऑफ द स्केलेटल सिस्टम डिफरेंट साइज़ की हैं, शेप की हैं, लेकिन कह रहे दीज आर सिमिलर इन देयर स्ट्रक्चर, डेवलपमेंट एंड फंक्शन। तो साइज़ में, शेप में तो अलग अलग हैं,
बट स्ट्रक्चरली एक ही तरह की स्ट्रक्चर रखती हैं, डेवलपमेंट भी और फंक्शन भी। तो मेजर प्रोपोर्शन ऑफ द बोन इज़ फॉर्म्ड बाय द कोलेजन फाइबर्स। कोलेजन के बारे में याद रख लें कि वो प्रोटीन है जो एनिमल्स में मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन कहलाती है। हमारी बॉडी में सबसे ज़्यादा जो प्रोटीन पाई जाती है वो कोलेजन है। इनफैक्ट एनिमल्स में सबसे ज़्यादा कोलेजन है। और अगर हम प्लांट्स की बात करें या इस यूनिवर्स की बात करें तो रुबिस्को जो एंजाइम आपका डार्क रिएक्शन पे यूज़ होता है। The major proportion of the bone is formed by the collagen fibers in different types of cells, while other components include minerals and 10 to 20% water. तो यहाँ ये पॉइंट इम्पॉर्टेंट रहेगा, आप इसको वाटर में भी पढ़ते हैं फर्स्ट ईयर में, वाटर किन सेल्स में कब सबसे कम पाया जाता है। प्लांट्स के लिए अगर हम बात करेंगे तो सीड्स और एनिमल्स में बोन्स। कोलेजन क्या है बेटा? फाइब्रस प्रोटीन होती हैं, पढ़ा है हमने ऐसा, जो स्ट्रेंथन करती हैं बोन्स को कैल्शियम के साथ। और ये जो बोन्स का प्रोसेस है, बोन्स की फॉर्मेशन का प्रोसेस है, इसे हम कैल्सिफिकेशन या ओसिफिकेशन का नाम देते हैं। अ लॉन्ग बोन हैज़ 3 डिस्टिंक्ट रीजन। एक किसी भी लॉन्ग बोन के 3 रीजन होते हैं। टर्मिनल रीजन्स जिनको हम एपिफाइसिस कहते हैं, देन मिडल रीजन जो डायफाइसिस है, और वो रीजन जो मिडल और टर्मिनल के दरमियान में होता है, ये मेटाफाइसिस है। एपिफाइसिस के पास कौन सी बोन्स होती हैं? ये कह रहे हैं द कैंसिलियस और स्पंजी पार्ट ऑफ द बोन। तो कॉर्नर्स होते हैं बोन्स के, तो स्पंजी बोन्स से बने होते हैं, और इनके अंदर बहुत सारी क्रॉस लिंक्ड रीजन्स मौजूद होते हैं जिन्हें ट्रेबिकुलाई कहा जाता है। हर स्पंजी बोन के अंदर अगर हम देखेंगे, आगे मैं आपको डायग्राम से दिखाता हूँ कि ट्रेबिकुलाई क्या है। एपिफाइसिस में रेड बोन मेरो होगा जो प्रोड्यूस करता है 20%। यहाँ मुझे थोड़ा सा बेटा एतराज़ है, आप इसे चेक कर सकते हैं अदर बुक से भी। बेसिकली हमारा रेड बोन मेरो 80% जो है वो ब्लड सेल्स प्रोड्यूस करता है। और कंपैरिजन में अगर हम बात करेंगे डायफाइसिस रीजन में, तो वहाँ आपको जो बोन मिलेंगी वो कॉम्पैक्ट बोन है, और वो येलो बोन मेरो पर बनी होती हैं। तो एक्चुअली ये होता है कि जब बोन ब्लड बनाने का काम करती हैं, तो ये जो आपका रेड बोन मेरो है ये यूटिलाइज होगा, और फिर इस रेड बोन मेरो को रिप्लेस करने के लिए येलो बोन मेरो हेल्प करता है। येलो बोन मेरो बेसिकली फैट ज़्यादा स्टोर रखता है, लेकिन उसका काम डायरेक्टली ब्लड सेल्स में नहीं है। या हम कहना चाहें तो हम ऐसे कह सकते हैं 80% रेड बोन मेरो, 20% फिर आपका येलो बोन मेरो। ये पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट ठीक है, इसमें फिर से एक और परसेंटेज दी गई है जिसमें ये बताया जा रहा है कि अगर हम सिर्फ हमारी कॉर्नर्स की जो एजेस हैं बोन्स की, उनका वेट देखें तो वो 20% है टोटल मास ऑफ स्केलेटन। मैंने आपको टोटल मास बताया था 18%, तो 18% का जस्ट 20% बना हुआ होता है किसका? एपिफाइसिस का। आगे आपको एक क्लियर डिफरेंस नज़र आ जाएगा जो मैं बात कर रहा था इसी बेसिस पर कि रेड बोन मेरो और येलो बोन मेरो में डिफरेंसेस। तो अगर हम देखें तो रेड बोन मेरो जो है यहाँ पर, और रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स और मेगा कैरियोसाइट्स जो कि प्लेटलेट्स बनाते हैं उन पर मुश्तमिल है। जबकि वाइट बोन मेरो को अगर हम देखें तो ये, सॉरी, येलो बोन मेरो को हम देखें तो ये कह रहे हैं कि ये बोन मेरो है जो प्राइमरी फैट और फेट्स पर मुश्तमिल है, लेकिन रिप्लेस करेगा रेड बोन मेरो को, जैसा कि मैंने आपको बताया। अच्छा, इसको हम मेडुला ओसियम रूब्रा भी कहते हैं। ये आपकी बुक से रिलेटेड पॉइंट नहीं है, चाहे तो याद रख लें। ऑल्सो नोन एज मेडुला ओसियम फ्लेवर। जब देखें तो हम स्पंजी बोन्स में हमें रेड बोन मेरो मिलता है, कॉम्पैक्ट बोन में हमें मिलेगा येलो बोन मेरो। आरबीसीज वाइट ब्लड सेल्स प्लेटलेट्स प्रोडक्शन करते हैं, और फेट सेल्स कार्टिलेज बोन्स बनाने का काम कर रहा है आपका येलो बोन मेरो। सेल्स एक्टिवली डिवाइड टू प्रोड्यूस ब्लड सेल्स, क्योंकि अगर हम येलो बोन मेरो को देखें तो वो क्या करते हैं, तो फेट्स को स्टोर रखते हैं, तो जो प्रोड्यूस करेंगे ब्लड सेल्स। मैंने कहा था ना 20% व्हेन नीडेड। अब गेट्स इट रेड कलर ड्यू टू द हीमोग्लोबिन, कॉमन सी बात है कि वहाँ हेमोग्लोबिन मौजूद है, दैट्स वाई का कलर रेड है। और इनका येलो कलर होता है कैरोटीनॉइड्स की वजह से, जो कि फेट ड्रॉपलेट्स में पाए जाते हैं।
occurs throughout the skeleton during the fetal life. fetal life में अगर हम देखें तो पूरी skeleton में रेड होता है, जबकि एज के साथ साथ रेड बोन मेरो रिप्लेस होता है. Occurs in the skull, ribs, spine, shoulder blades and the ends of the long bones. तो भी एंड है, हम कह रहे थे उनमें ही पाया जाएगा और ब्लड सप्लाई भी यहाँ ज़्यादा होगी. जबकि येलो बोन मेरो आपको मिलता है मेरो कैविटी ऑफ द लॉन्ग बोन्स और पुअर ब्लड सप्लाई यहाँ होती है. तो ये मैंने आपसे डिस्कस किया कि कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी हमारे पास होंगी, तो ये वो एक्स्ट्रा टॉपिक था. कोशिश करेंगे कि हम इस वीडियो में स्ट्रक्चर बोन्स का कंप्लीट करें. तो अगर हम बोन्स के एक्सटर्नल पार्ट को देखते हैं तो ये कह रहा है अगर बोन के हम दो पार्ट बनाएं तो बाहर का आउटर पार्ट जो भी होता है बेटा, अगर हम किडनी में भी देखते हैं तो आपके पास यही कहलाता है कॉर्टेक्स रीजन. तो कॉर्टिकल बोन, कॉर्टिकल बोन्स बना रही हैं 80% ऑफ द स्केलेटन. ठीक है, कॉमन सी बात सिंपल कर लें बेटा, डायफाइसिस जो है वो बना रहा है 80%. अब इसके अंदर क्या है, थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स चीज़ें बताने की कोशिश की है हमारी बुक ने. तो उसमें देखें तो ये कह रहे हैं कि अगर हम इन स्ट्रक्चर्स को देखते हैं कॉर्टिकल बोन्स के, तो इसमें बहुत सारे सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर मौजूद हैं जिनको हम ऑस्टियोन्स कहते हैं. ऑस्टियोन्स में बहुत सारी लेयर्स, लेविला मौजूद हैं जो कि कॉन्सेंट्रिक लेयर्स हैं. एक ऑर्गेनिक पार्ट इसका है बेटा, केमिस्ट्री बताने की कोशिश की जा रही है ऑस्टियोन की. ऑर्गेनिक पार्ट है कोलेजन और इनऑर्गेनिक पार्ट है हाइड्रोक्सी एपेटाइट जो कि कैल्शियम फॉस्फेट पर मुश्तमिल होता है. इन द सेंटर ऑफ एवरी ऑस्टियोन, अगर हम सेंट्रल रीजन पर देखें तो ऑस्टियोन में हमारे पास होती हैं हेवर्शन कनाल और इस कनाल से ब्लड सप्लाई और जो है न्यूरॉन्स या नर्व्स जो हैं वो भी निकलती हैं और बेसिकली ये इनर्वेशंस कह रहे हैं इन्हें. द सेंटर ऑफ द बोन इज़ मेडिटरी कनाल. बोन के सेंट्रल रीजन की बात की जाए, देखो पहले कहा था आउटर पार्ट, एक्सटर्नल पार्ट डायफाइसिस का कॉर्टिकल है और अब सेंट्रल पार्ट मेड्यूला है जो एक कनाल पर मुश्तमिल है और यहाँ एक हॉलो स्पेस है, हनी कॉम लाइक स्ट्रक्चर पर मुश्तमिल है और इस स्ट्रक्चर को स्पंजी या कैंसिलियस बोन का नाम दिया जा रहा है. तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली ये कहना चाहता है कि जो कॉर्नर्स हैं वो आपके पास फिर से स्पंजी कैंसिलियस बोन्स पर मुश्तमिल है. सेंटर ऑफ द कैविटी जो है वो आपकी मेड्यूला कहला रही है और अगर हम इस मेड्यूला को देखें तो इस मेड्यूला के अंदर स्पेस है जो हनी कॉम लाइक स्ट्रक्चर्स पर मुश्तमिल है. मेड्यूलरी कनाल्स कंटेन बोन मेरो विच इज़ अ साइट ऑफ द ब्लड प्रोडक्शन. अब यहाँ देखें फिर से कन्फ्यूजन, अगर हम देखें तो स्पंजी बोन्स में अभी बता रहा था रेड बोन मेरो, अभी कह रहा है मेडुलरी कनाल्स में भी बोन मेरो है. तो मेड्यूला में, मेडुलरी रीजन में हमने क्या कहा था, कौन सी बोन मेरो मौजूद होती है, येलो बोन मेरो जो रिप्लेसमेंट होती है, रेड बोन मेरो बनती है और उसके बाद फिर आपके ब्लड सेल्स बनते हैं. आगे बढ़ें तो हम इन स्ट्रक्चर्स को देख लेते हैं जो बताई जा रहे हैं यहाँ पर. अगर हम देखें तो हमारे पास यहाँ सबसे, अगर मेरे अपने लेफ़्ट साइड पर देखें तो बोन के पार्ट दिखाए हैं प्रॉक्सिमल एपिफाइसिस, डायफाइसिस, डिस्टल एपिफाइसिस. और फिर अगर हम इनको देखें तो फिर इसमें आपको इनर रीजन भी नज़र आता है, आउटर रीजन भी नज़र आता है, कॉम्पैक्ट बोन भी नज़र आ रही हैं, सेंट्रल कनाल नज़र आ रही है यहाँ पर. ठीक है, और कवरिंग जो है यहाँ पेरियोस्टियम कहला रही है. आउटर कवरिंग जो बोन की होती है उसे पेरियोस्टियम कहते हैं. येलो बोन मेरो आपको नज़र आ रहा है सेंट्रल में और ये जो बीच वाली डायग्राम में अगर आप देखें स्पंजी बोन, कॉम्पैक्ट बोन, आर्टिकुलर कार्टिलेजेस, तो इसमें बेटा ये जो आपको राउंड सी स्ट्रक्चर नज़र आ रही हैं, इरेगुलर ट्यूब्स नज़र आ रही हैं, ये ट्यूब्स ट्रेबिकुलाए हैं. अब बराबर वाली डायग्राम को देखें आप तो यहाँ स्पंजी बोन है और स्पंजी बोन में आपको रेड पोर्शन बहुत क्लियरली नज़र आता है. ये कॉम्पैक्ट बोन भी दिखाई जा रही है और अगर हम जिस रीजन को देखें तो यहाँ ट्रेबिकुलाए भी आपको क्लियरली नज़र आ रहे हैं. और अगर हम हर एक इनर पोर्शन की बात करें ट्रेबिकुलाए के तो इसके अंदर आपको ऑस्टियोन्स मिलते हैं. तो जो लास्ट डायग्राम बिल्कुल कंप्लीट सर्कुलर नज़र आ रही है ये है एक ऑस्टियोन. इसमें अगर आप देखें तो आपको ओस्टियोसाइट नज़र आ रहे हैं, ओस्टियोब्लास्ट नज़र आते हैं, ओस्टियोक्लास्ट नज़र आते हैं और फिर इनकी लेयर्स हैं जिनको कैनालिकुलाई का नाम दिया जा रहा है. सेंटर में बेटा एक चीज़ यहाँ मिसिंग है
जो सेंटर होता है इसका, उसके अंदर कैविटी होगी, स्पेस होगा, जो इसको हम हेवरशन कनाल का नाम दे रहे थे। तो आगे ज़रूर किसी डायग्राम में मैं दिखा सकूँगा आपको कि ये उसमें किस तरह से मौजूद हैं। और नेक्स्ट डायग्राम को आप देखें तो आपको उसमें नज़र आ जाएगा। तो यहाँ नीचे जो आपको ऑस्टियोन का यूनिट नज़र आ रहा है, इसमें अगर आप गौर से देखें तो रेड, ब्लू और येलो कलर मौजूद हैं। रेड फॉर आर्टरी, ब्लू फॉर वेन, ग्रीन फॉर लिम्फेटिक वेसल एंड नर्व, येलो ये बेटा मेडिकल में भी आपके काम आएगा, किसी भी डायग्राम को स्टडी करने में भी ये चारों कलर्स आप याद रखें। अगर आप गौर से देखें तो सेंटर इसमें इस ऑस्टियोन के जो सेल्स मौजूद हैं वो आपको कोई स्टार्स की तरह से, जैसे न्यूरॉन होता है, कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर दिखा रहे हैं। और ये हमारे पास सेंट्रल कनाल के साथ ये जो सेंट्रल सेल्स हैं ये ओस्टियोसाइट्स हैं। कॉर्नर्स देखें, बाहर बाउंड्री देखें तो वो ओस्टियोब्लास्ट से बनाई है और बीच बीच में ओस्टियोक्लास्ट भी मौजूद है। और बराबर वाली डायग्राम में आपको ट्रेबिकुलाई भी मिलते हैं। ऑस्टियोन पूरा हैवर्सन सिस्टम कहलाता है, जिसके बारे में हमने भी बात की। तो ये कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें आपकी नॉलेज के लिए। मज़ीद आगे बढ़ें तो ये आपकी बुक की डायग्राम है बेटा, सेम डायग्राम है। कॉम्पैक्ट बोन नज़र आती है, मेडुलरी कैविटी नज़र आती है, इसमें आपको एपिफाइसिस, येलो बोन मेरो नज़र आता है आपको। तो सिमिलर डायग्राम जो है आपकी बुक में दी गई है, जो मैंने अभी डिस्कस की थी। अगर हम ओवरऑल स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो ओवरऑल आउटर कवरिंग जो है बोन की, उसको हम क्या कहते हैं, पेरियोस्टियम। अभी हमने देखी भी थी। और इनर साइड की लाइनिंग को क्या कहा जाता है, एंडोस्टियम। पेरियोस्टियम अलाउ करती है, क्या काम करती है, ये अटैचमेंट के लिए मसल्स, कनेक्टिव टिश्यूज़ के साथ। कौन सी कनेक्टिव टिश्यूज़, टेंडन। अब ये याद रख लें, वो कनेक्टिव टिश्यूज़ जो बोन्स और मसल्स को ज्वाइन करते हैं वो टेंडन्स कहलाते हैं, और बोन्स को बोन्स से जो ज्वाइन करते हैं आप जानते हैं लीगामेंट्स। और अब ये क्या करेंगे बेटा, ये जब अटैचमेंट करवाएंगे तो द बोन प्रोवाइड पाथवेज फॉर द ब्लड इन द लिम्फेटिक सिस्टम। एंडोस्टियम को अगर हम देखें तो यहाँ पर कह रहे हैं सॉफ्ट थिन लेयर है जो इनर कैविटी को लाइन करती है। इसके अंदर प्रोजेनिटर स्टेम सेल्स हैं। प्रोजेनिटर स्टेम सेल्स लाइक मदर सेल्स जो आगे जाकर डेवलप होते हैं ऑस्टियोब्लास्ट में, जो बोन मैट्रिक्स बनाते हैं, कॉन्ड्रोब्लास्ट जो कार्टिलेजेस बनाते हैं। फिर ये ऑस्टियोब्लास्ट से फिर हम आगे देखते हैं ऑस्टियोसाइट और ऑस्टियोक्लास्ट बनते हैं। तो ये उन्हीं सेल्स को दोबारा बताया जा रहा है। बस प्रोजेनिटर आप मदर सेल्स को याद रख लेंगे, जो कि बोन्स और कार्टिलेज दोनों के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इट प्लेज अ की रोल इन द हीलिंग ऑफ द फ्रैक्चर्स बाय क्रिएटिंग न्यू सेल्स। तो ये कह रहे हैं प्रोजेनिटर स्टेम सेल्स क्या कर रहे हैं आपके पास, ये हीलिंग प्रोसेस में फ्रैक्चर को मदद देते हैं, फ्रैक्चर हीलिंग में मदद देते हैं। अगर हम सेल्स की टाइप करें बेटा बोन्स की, तो ऑस्टियोब्लास्ट साइड ऑस्टियोक्लास्ट। ऑस्टियोब्लास्ट क्या हैं, प्रोजेनेटर्स, अभी पढ़ा था हमने उनसे बने हैं। और ये मैट्रिक्स बनाएंगे पहले अपने गिर्द, ताकि स्पंजी बोन बन सके, विच लेटर बिकम कॉम्पैक्ट बोन। When osteoblast is isolated by the surrounding matrix in this space called lacuna, osteoblast जब सेपरेट होते हैं अपने मैट्रिक्स से तो यहाँ स्पेसेस बनते हैं और फिर ये लेक्यूना कहलाते हैं, दे बिकम ऑस्टियोसाइट। यानी ऑस्टियोब्लास्ट सेपरेट होकर क्या बना रहे हैं, ऑस्टियोसाइट्स बना रहे हैं। और ऑस्टियोसाइट्स मैच्योर सेल्स होते हैं बोन्स के, और ये बोन्स को बनाते हैं। एक्चुअली बेटा थोड़ी सी कन्फ्यूजन ये है, आप याद रखेंगे ऑस्टियोब्लास्ट जो हैं बोन फॉर्मिंग सेल्स होते हैं, इन्हीं से ओस्टियोसाइट्स बनते हैं, और ओस्टियोसाइट्स मेंटेनेंस रखते हैं बोन्स की। तो ओस्टियोसाइट डायरेक्ट द ओस्टियोब्लास्ट टू एट द साइट ऑफ डैमेज, हैसनिंग द फास्ट हीलिंग। तो आप देख रहे हैं ओस्टियोब्लास्ट हीलिंग में जब आप देखेंगे तो वहाँ भी ओस्टियोब्लास्ट सबसे पहले आते हैं, फिर वो अपनी वर्किंग शुरू करते हैं। और हम तीसरे सेल्स की बात करें तो ओस्टियोक्लास्ट परफॉर्म द जॉब ऑफ ब्रेक डाउन द कंपोजिट मटेरियल इन द बोन्स। अब ओस्टियोक्लास्ट को यहाँ बोन डिस्ट्रॉइंग सेल्स भी कहा जाता है। एक्चुअली इनका काम दो तरह से है, एक तो ये आपकी डीमिनरलाइजेशन, मिनरलाइजेशन करवाते हैं बोन्स की। दूसरा इंपॉर्टेंट काम होता है ओस्टियोक्लास्ट का फ्रैक्चर में, जब कोई बोन डैमेज होती है तो उस डैमेज पीस को
रिमूव करना ऑस्टियोक्लास्ट का काम है। और फिर इसी तरह से ये ऑस्टियोक्लास्ट जो है एक्सेस बोन जब बन जाती है फ्रैक्चर के बाद तो उसे भी शेप देने में काम करते हैं। ओस्टियोसाइट्स ऑल्सो फेगोसाइटाइज द बोनी मैट्रिक्स। ओस्टियोसाइट्स जो हैं वो कह रहे हैं फेगोसाइटोसिस का भी काम करेंगे कब, जब बोनी मैट्रिक्स में। तो यहाँ पर थोड़ी सी बात मुझे गड़बड़ लगती है, यहाँ ओस्टियोक्लास्ट होना चाहिए तो ये फेगोसाइटोसिस कर सकते हैं, osteocytes नहीं। Once the matrix is removed, osteoblast reform a new bone material. It helps with demineralization repair. कह रहे जब मैट्रिक्स रिमूव हो जाता है ओस्टियोब्लास्ट से तो ओस्टियोक्लास्ट यहाँ डीमिनरलाइजेशन और रिपेयरिंग भी करते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो ये कुछ लाइंस कंफ्यूज लिखी हुई हैं हमारी बुक में, तो सिंपल स्ट्रक्चर से याद रखें। ओस्टियोब्लास्ट क्या करते हैं, ये मैट्रिक्स सिक्रीशन करते हैं, प्रोजेनिटर सेल्स हैं, और इनसे फिर ओस्टियोसाइट्स बनते हैं जो मेंटेन रखते हैं बोन्स को। ओस्टियोक्लास्ट जो है वो फ्रैक्चर हीलिंग में भी हेल्प करते हैं। हीलिंग इन सेंस कह रहा हूँ बेटा मैं कि ये डायरेक्ट हीलिंग में हेल्प नहीं करेंगे, बल्कि एक्सेस बोन जो बन जाती है हीलिंग होने के बाद उसको रिमूव करते हैं और बोन डिस्ट्रॉइंग, बोन रिजॉर्प्शन का काम करते हैं। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा स्ट्रक्चर कार्टिलेज का। तो फ़िलहाल के लिए मैं यहीं वीडियो को रोक रहा हूँ। अगली वीडियो आपके कमेंट्स, आपके व्यूज़ इस पर डिपेंड करेगी। मैं कि कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द आपको नेक्स्ट वीडियोज़ भी मिलती रहें, और डेली बेसिस पर फर्स्ट ईयर की और एक सेकेंड ईयर की एटलीस्ट 1 या 2 वीडियोज़ आपको डेली बेसिस पर मिले। आपकी फीडबैक की ज़रूरत होगी, कमेंट्स, लाइक्स और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बाकी दोस्तों को भी बताइए। और मैं भी कोशिश करूँगा कि इसमें कुछ और चीज़ें अमेंडमेंट्स कर सकूँ। बिकॉज ऑफ द लेक ऑफ टाइम इन द बिजी स्केजुअल ये सारी चीज़ें थोड़ी सी पॉसिबिलिटी नहीं रहती, बट मैंने कोशिश की है कि आपकी बुक की कुछ चीज़ों को हाईलाइट किया जाए, एक्स्ट्रा तौर पर पढ़ाया जाए। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।